हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को जानदार शानदार तरीके से भी कर रहे होंगे। आपको मालूम होगा कि अभी तक हम लोगों ने जो है कि पार्ट 3 या पार्ट 4 तक में अम्ल, क्षार और लवण को कंप्लीट किया है। उसके बाद आज आपका जो ये चलने वाला है, ये चलने वाला आपका पार्ट जो अगला है, इसमें क्या है कि प्रश्नावली को कराया जा रहा है। आप लोग हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक मस्त आराम से और कॉमेडियन के साथ आराम से देखेंगे और इसके बाद आपको हम लोग सपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, तो बस एक लाइक करना होता है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमारे वीडियो को आप क्या करेंगे कि जहां भी हो सके वहां तक आप फैलाने का काम करेंगे, अपने दोस्तों को पास शेयर करेंगे, ठीक है। और इस पर अच्छा खासा आप लोग प्रदर्शन दिखाइए, जिससे हम लोग भी क्या होता है मोटिवेट हो जाए कि हाँ, हमारे जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों ने अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। और आज आपका जो है प्रश्नावली चलने वाला है और बेहतरीन तरीके से इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आप लोग भी क्या करेंगे कि बेहतरीन तरीके से इसी सेशन को क्या करेंगे, सभी के पास शेयर करने का भी काम करेंगे। आपको ये भी पता है कि इसी चैनल पर अच्छे अच्छे टीचर जो हैं अच्छे अच्छे सब्जेक्ट को भी लेकर चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं और देखते हैं चैप्टर में। आपको ये भी पता होगा कि प्रश्नावली में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहले लगभग कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न को भी आपको समझा करके अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा सवाल, पहला सवाल ये दिख रहा होगा कि कोई भी विलयन होता है, ठीक है ना, कोई भी विलयन होता है जो कि लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। क्या बोल रहा है कि कोई भी विलयन है जो कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो इसका जो पीएच मान होगा संभवतः क्या होगा, इसका जो पीएच मान होगा वो संभवतः क्या होगा, कितना होगा। तो आपको मैंने एक ट्रिक बता रखा था बहुत अच्छे तरीके से कि आपका जो क्या होता है, छलानी होता है। क्या होता है, छलानी होता है। छलानी का मतलब आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा कि आपका नी का मतलब होता है नीला, नी का मतलब क्या हो जाता है, नी का मतलब हो जाता है नीला, और आपका ला का मतलब हो जाता है आपके पास लाल, ठीक है ना, क्या होता है, लाल। इसके बाद आपके पास छ का मतलब क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो कहने का मतलब क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो इसका मतलब क्षार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा था कि क्षार का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। 7 से क्या होता है, 7 से सदैव क्या होता है, अधिक होता है कि नहीं। तो आपका जो क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, 7 से सदैव अधिक होता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 4 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 5 दिया हुआ है और ऑप्शन डी में 10 दिया हुआ है। तो बताइए कि 7 से ज़्यादा यहाँ पर पीएच मान किसका है। तो जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे ऑप्शन डी जो आपको दिया हुआ है ये आपका कितना दिया हुआ है, तो आपका 10 दिया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो पीएच मान है वो कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। इसका अर्थ आते हुआ कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्षार ही ऐसा होता है जो कि लाल को कैसा कर देता है, नीला करने का काम करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आप अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको बेहतरीन मजा आएगा समझने में भी और पढ़ने में भी, और साथ ही आप नोट बनाने का भी प्रयास करें, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कोई विलयन है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि अंडे के पिसे हुए कवक, कवच ना, मतलब कहने का मतलब जो उसका क्या होता है, जो उसका छाल होता है ना, कवच से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है कि एक गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है, एक गैस उत्पन्न होता है जो कि चूने के पानी को कैसा कर देता है, तो दूधिया कलर कर देता है। कौन से कलर का कर देता है, दूधिया कलर का कर देता है। तो इस विलयन में क्या होगा, तो कह रहा है कि तो फिर ये जो विलयन है ये विलयन कौन सी विलयन है, यही पूछ रहा है ना। तो आप एक बात समझिएगा कि कह रहा है कि अंडे का छिलका का सूत्र क्या होता है, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि क्या होता है, CaCO3 होता है। अंडे का छिलके का सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। इसके बाद इस यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के किसमें, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल में अगर इसको मिलाते हैं तो उत्पाद जो होता है वहीं पर क्या होता है कि दूधिया कलर का उत्पन्न होता है। क्या होता है, दूधिया कलर का हमें उत्पाद प्राप्त होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि हमें साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि साथ साथ हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है, प्लस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना।
तो यही बात है। तो दूधिया कलर कब होता है? जब अंडे का छिलका किसके साथ? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आपके माइंड को भी अच्छे से भाया होगा। ठीक है, चलिए अगला जो आपके पास प्रश्न दिया हुआ है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि आपके जो है NaOH कितना? NaOH जो है ए अगर किसके साथ? अगर HCl के साथ, किसके साथ? HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कितना बोल रहा है? तो बोल रहा है कि NaOH का 10 ml, कितना? इसका 10 ml बोल रहा है और इसका आपके पास HCl का बोल रहा है 8 ml। HCl का कितना? 8 ml बोल रहा है। ठीक है ना? तो अगर इन दोनों को आपस में क्रिया कराया जाता है तो क्या बन जाता है? ये आपका उदासीन बन जाता है। क्या बन जाता है? उदासीन बन जाता है कि नहीं? उदासीन बन जाता है। तो अब यहाँ पे इसको दोनों को अगर हम ऐसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे 10 अनुपात यहाँ पे 8 करेंगे तो इसका अनुपात क्या बनेगा? इसका अनुपात 5 अनुपात कितना बनेगा? 4 बनेगा। कितना बनेगा? 5 अनुपात 4 बनेगा, है कि नहीं? इसके बाद आगे बोल रहा है कि तब उसी प्रकार से यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले लें, NaOH की कितने? NaOH के अगर हम 20 ml ले लेते हैं, 20 ml लेते हैं तो कह रहा है कि HCl का कितना ml हमें लेना जरूरी पड़ेगा? HCl का हमें कितना लेना जरूरी पड़ेगा? तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 10 का दुगना 20 है तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 8 दूनी कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 ml। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 ml हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे दुगना कर रहा है। अगर यहाँ पे 10 ml को बढ़ा करके अगर 20 ml कर रहा है तो इसी प्रकार से 8 ml को बढ़ा करके कितना कर देंगे? 16 ml। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर कि 16 ml और अगर 20 ml को हम मिलाते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका उदासीन बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास क्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये दिया हुआ है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच, इसी को हम लोग गांव घर के भाषा में बोलते हैं अनपच। क्या बोलते हैं गांव घर भाषा में? इसी को बोलते हैं गांव घर भाषा में अनपच बोलते हैं। अनपच ना, अनपच का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिसे हम जब ज़्यादा खा लेते हैं तो वो अच्छे तरीके से हमारे पेट के अंदर उसका डाइजेस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, तो क्या होता है? वही आपका अपच या फिर अनपच हो जाता है। क्या हो जाता है? अपच या फिर अनपच हो जाता है। ठीक है ना? और फिर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर, हमारे छोटी आंत के अंदर अच्छे से उसकी पाचन नहीं हो पाती है। तो उसे पचाने के लिए हम लोग किस प्रकार की औषधि का उपयोग करते हैं? तो वह क्या यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया है? एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक का, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पीड़ाहारी का, तीसरा ऑप्शन दिया है एंटीडिस का, चौथा ऑप्शन दिया है प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक का। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आप लोग फिर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ऐसा काम करते हैं कि फिर एक इनो होता है। क्या होता है? इनो। इनो आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा इनो के बारे में। तो इनो को क्या करते हैं कि इनो को हम लोग पीने का काम करते हैं। इनो का हम लोग क्या करते हैं? अपने भोजन को पचाने के लिए हम लोग इनो का क्या करते हैं कि काम करते हैं। तो इनो को हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाई साहब इनो को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Mg होता है और क्या होता है? OH2 होता है। Mg होता है और क्या होता है? OH2। यही क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी अभी तक पढ़ाया गया, आपके क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक जो भी बहुविकल्पी था, इसे आपको हमने बेहतरीन तरीके से समझाने का काम भी किया है और साथ ही साथ आपको इसको बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया कि कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद क्या करना है? संतुलित समीकरण लिखिए। आपने चैप्टर 1 में आप लोगों ने क्या देखा होगा कि चैप्टर 1 में आप लोगों ने समीकरण को संतुलित करने के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हीट एंड ट्रायल विधि के अनुसार हम लोग
क्या करते थे, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने का भी काम करते थे ना, कि भूल गए आप लोग? अगर भूल गए हो तो एक बार क्या करेंगे कि आप पीछे जाकर के चैप्टर 1 के जो भी आपके संतुलित समीकरण करने का जो आपका लेक्चर था उसे देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आके देखिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपको आनंद का अनुभूति प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है और कैसे करता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे स्लाइड लेते हैं। और पहले क्या दिया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आपको मालूम है क्या? तो होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। फिर कह रहा है कि जिंक चूर्ण के साथ, किसके साथ? जिंक चूर्ण के साथ। तो जिंक चूर्ण के साथ के मतलब कि ZDN, किसके साथ? ZDN के साथ अगर क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, यही बात बोल रहा है कि क्या प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट, क्या बन जाएगा? ZnSO4, ZnSO4 और प्लस क्या बचेगा? प्लस आपका यहाँ पे H2 क्या हो जाएगा कि गैस बन करके क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका यहाँ पे समीकरण बनेगा। और ये समीकरण आपके पास क्या है, तो संतुलित भी है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर आपका जो जिंक है इसने किया कि SO4 के साथ क्या किया, अभिक्रिया कर लिया, तो जिंक सल्फेट बन गया और बाद में क्या बच गया, तो हाइड्रोजन गैस बच गया। तो जो क्या होता है वो आपके वाष्प बन करके क्या होता है, उड़ जाता है, गैस बन करके क्या होता है, उड़ जाता है। तो पहला आपका क्या होगा, H2SO4। अब यहाँ पे एक बात ये समझिए कि जिंक ने हाइड्रोजन को हटाया कैसे। तो बता दें कि जो जिंक होता है वो क्रियाशीलता के समूह में हाइड्रोजन से ऊपर होता है और ये ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए हाइड्रोजन को हटाने का भी ये काम कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अगला सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। कह रहा है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो देखते हैं हम लोग, इसको भी देखते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दूसरा नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है भाइयों, तो होता है HCl। क्या होता है, HCl होता है कि नहीं, HCl होता है। ठीक है, इसके साथ क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि किसके साथ, तो मैग्नीशियम पट्टी के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम, तो Mg के साथ। किसके साथ, Mg के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा, अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर हम 2 लगा देते हैं तब यहाँ पर आपका काम बन करके लगभग तैयार हो जाएगा। तब क्या बन जाएगा, तब यहाँ पे बन जाएगा Mg, क्या बन जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन करके क्या हो जाएगा, ये आपका उड़ जाएगा। बात समझ आ गया क्या, कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब हम मैग्नीशियम के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन करके उड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास Cl कितने बार था, अभिकारक में 2 बार, उत्पाद में कितने बार, उत्पाद में भी 2 बार, Mg कितने बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, और हाइड्रोजन 2 बार, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 बार। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ये रासायनिक समीकरण है ये भी क्या है, पूर्ण रूप से क्या है, संतुलित है। ठीक है ना, तो क्या आपको ये चीज़ समझ में आया, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया होगा तो अगर इसको एक बार ध्यान से देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। अभी 2 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम में लगभग 4 नंबर का यहीं से आपके एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो इसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ों को देखना है और समझना भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। क्या बोल रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तीसरे में क्या बोल रहा है कि तीसरे में कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो H2SO4, H2SO4। ठीक है ना, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ। किसके साथ, एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ, मतलब Al के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या बन जाएगा, तब ऐसा करते हैं कि यहाँ पर बन जाएगा आपके पास ए बन जाएगा Al2SO4 थ्राइस। क्या बनता है, Al2SO4 थ्राइस बन जाता है। ठीक है ना, और क्या बन जाएगा,
अब क्या बचेगा आपके पास, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास, देख लेते हैं क्या बचेगा। यहाँ पर H2 बचेगा। क्या बच जाएगा, यहाँ पर आपके पास H2 बचेगा, जो कि गैस बन करके उड़ने का भी क्या करेगा, उड़ने का आपके पास काम करेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हमारे पास क्या ये दोनों तरफ बराबर हैं कि नहीं। अब हमें करना क्या है, इतना तो लिख लिए, जो आपके मतलब क्वेश्चन दिए हुए थे, क्वेश्चन के अनुसार हमने इतना लिख दिया। अब बचा क्या है, अब बचा है कि आपका जो यहाँ पे ये दोनों तरफ क्या बराबर हैं कि नहीं, इसे भी तो आपको देखना है ना। तो देखते हैं, बराबर करते हैं। बराबर कैसे होंगे, यहाँ पे महाशय जी ये देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास एल्यूमिनियम 2 बार है और यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 ही बार है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो क्या एल्यूमिनियम 2 बार कंप्लीट हो गया, क्या क्लियर हो गया आपको ये चीज़ें। आराम से पढ़ेगा क्योंकि साइंस है, साइंस को बहुत ही आराम से पढ़ना चाहिए, तब मज़ा आता है। अगर सोचोगे कि साइंस को बहुत ही तेज़ी से पढ़ लें तो मज़ा नहीं आएगा। और साइंस इतना हवा भी नहीं होता है जितना लोग आजकल मार्केट में फैला रखे हैं। ठीक है, बस अगर पढ़ाने में अगर उनको कुताही हो रहा है तो बोल देंगे साइंस बहुत हवा है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो हमने किया क्या, कुछ नहीं किया। हमने यहाँ पे देखा कि एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 बार था, इसके जो अणु थे 2 बार थे, तो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम के अणु को कितने बार कर दिया, 2 बार कर दिया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर SO4 3 बार है और यहाँ पर SO4 केवल 1 बार है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने 3 से यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर SO4 कितने बार हो गया, 3 बार हो गया। अब यहाँ पे H2 कितने बार, 2 बार, और यहाँ पे H2 कितने बार, 3 दूनी 6 बार। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर H में अगर 3 लगा देंगे तो क्या हमारा अब दोनों तरफ आपके रिएक्शन और प्रोडक्ट बराबर हो गए क्या, हाँ जी, ये आपके अब क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बराबर हो गए तो आपके यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है ना, तो क्या आपको ये बात समझ में आया। देखिए आपको 1 2 3 3 यहाँ पर आपके रासायनिक समीकरण को लिखा, उसके बाद संतुलित करने का भी काम किया। चलिए अगला चौथा नंबर देखते हैं कि चौथा नंबर में क्या बोलता है, कैसे क्या करना है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लौह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। रेतन का मतलब होता है चूर्ण, रेतन का मतलब क्या होता है, चूर्ण होता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है कि लौह के रेतन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। इसको हम आगे लिखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो क्या होता है, ये होता है HCl। क्या होता है, HCl होता है। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो बोल रहा है किसके साथ भाई साहब, बोल रहा है कि लोहे के रेतन के साथ। किसके साथ, लोहे के रेतन Fe के साथ। किसके साथ कर रहा है, Fe के साथ कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें इसी चीज को यहाँ पे देखना है और समझना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन सकता है, यहाँ पर आपके साथ बन सकता है FeCl, FeCl3 क्या बन जाएगा, FeCl3 बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि फेरस में क्या होता है कि इसकी जो संयोजकता होता है वो 3 होता है प्लस में, और क्लोरीन की संयोजकता होता है माइनस में। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर Cl3 भी होता है, Cl2 भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा जो अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, यहाँ पे 2 पड़ेगा। तो Cl क्या करते हैं, Cl2, FeCl2 फेरस क्लोराइड क्या बन जाएगा, FeCl2 क्या बन जाएगा, फेरस क्लोराइड बन जाएगा। अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम कर देते हैं कितने बार, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कर देते हैं 6 बार। ठीक है ना, और यहाँ पे कितने बार, यहाँ पे कर देते हैं 3 बार। ठीक है, तो अब देखिए कि आपके पास 3 दूनी 6 यहाँ पे क्लोरीन कंप्लीट हो गया, 3 दूनी 6 क्लोरीन क्या कंप्लीट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ ना। अब क्या बचा है, अब बचा है यहाँ पर हाइड्रोजन। क्या बचा हुआ है, हाइड्रोजन बचा है। और आपको पता होता है कि H2 बनने के बाद क्या होता है, ए बन जाएगा गैस। H2 होने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। अब यहाँ पे H कितने बार, तो 6 बार, यहाँ पर H कितने बार, 2 बार। अगर यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 3 दूनी 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ हमारे जो तत्वों की संख्या है वो क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आपके जो क्वेश्चन थे इसी प्रकार से क्वेश्चन थे, और आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। एक बार आपको क्या करना है कि इन सभी चीज़ों को अपने नोटबुक में क्या करना है, इसको नोटिया लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ना, तब आपको आगे पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। और वैसे पढ़ने में मज़ा तब आता है आप जब नोट बना के पढ़ते हैं तब, अगर नोट नहीं बनाएंगे तो उतना मज़ा आपको नहीं आने वाला है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अगला सवाल दिया हुआ है कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। आपको हम बता दें कि
जो आपका अम्ल होता है उसमें भी क्या होता है कि हाइड्रोजन होता है ना, अम्ल में भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और आपके क्षार में भी क्या होते हैं, जैसे कि आपके अल्कोहल है वहाँ पर भी हाइड्रोजन होते हैं, और आपके ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन जो आपके अम्ल होते हैं वो आपके अल्कोहल और ग्लूकोज के जैसा अब क्या करते नहीं करते हैं, तो वैसे काम नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, यहाँ पर रीजन भी है, क्या कारण है, वही तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि वो मतलब कि अम्ल के जैसा व्यवहार नहीं करता। तो आपको बता दें कि जो अम्ल होता है, जब अम्ल को हम जल में घोलते हैं तो घोलने के बाद क्या होता है कि वो आयनों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है कि जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो घोलने के बाद क्या होता है कि आयनों में क्या होता है, आयनों में विभक्त हो जाता है। लेकिन आपका अल्कोहल और ग्लूकोज को जब हम जल में घोलते हैं तो ये आयनों में विभक्त ना हो करके ये क्या होते हैं, ये प्रतिस्थापित विधि से टूटना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपके अम्ल और आपके अल्कोहल और ग्लूकोज इन सभी का क्या है कि जो आपका मतलब कार्य होता है ये अलग अलग तरीके से होता है। वही यहाँ पे बात लिखा गया है कि जब हमने क्या किया कि एक कार्क पर 2 कील लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। मतलब हम लोगों ने क्या किया कि एक कार्क लिया, कार्क में 100 ml ना 100 ml जो है कार्क को लिया, उसमें हमने 2 कील को लगा दिया और उसमें क्या किया कि 6 वोल्ट की एक बैटरी के साथ क्या किया कि दोनों को हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तथा इसमें एक बल्ब लगा दिया, स्विच के माध्यम से जोड़ दिया। इसमें क्या किया गया, एक बल्ब लगा दिया गया और उसमें क्या किया, स्विच के माध्यम से उसको जोड़ दिया गया। अब उस बीकर में हम लोगों ने क्या किया कि अब उस बीकर में क्या हुआ कि थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया। क्या डाला गया, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला गया। ठीक है, इसके बाद विद्युत प्रवाहित किया जाता है। इस परीक्षणों से क्या होता है कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराया जाता है। इसी प्रकार के परीक्षण को हमने क्या किया कि ग्लूकोज और उसके साथ अल्कोहल के साथ भी मैंने किया, तो उसमें क्या देखने को मिला कि देखने को ये मिला कि जिसमें आपका अम्ल रखा गया था, अम्ल में करंट जो है वो फ्लो कर रहा था। अम्ल में जो करंट जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो उसकी धारा थी वो तो चल रहा था, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल में यह क्रिया नहीं हो रहा था। इससे यह तात्पर्य होता है कि अम्ल जो होता है कि वो आपके धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज आयनों में विभक्त नहीं होते हैं। ओके, यही यहाँ पे अवलोकन में क्या दिया गया कि यह देखा जाता है कि HCl के विलयन में बल्ब जलता है। क्यों जलता है भाई साहब, क्योंकि वहाँ पर प्लस आयन और ऋण आयन दोनों वहाँ पे टूट करके मिलते हैं, जबकि ग्लूकोज एवं अल्कोहल में यह क्रिया देखने को नहीं मिला। ठीक है ना, यह क्रिया देखने को हमें नहीं मिला, इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पर बल्ब नहीं जला। अब ध्यान दीजिएगा, इसका आपका परिणाम क्या हुआ कि HCl में H प्लस तथा Cl माइनस आयन में विभक्त हो जाता है, तो वहाँ पे करंट फ्लो होता है। विलयन में विद्युत धारा क्या होता है, उसका प्रवाह होता है, और आयनों द्वारा होता है। जल में अम्ल का विलयन विद्युत का चालन करता है। यही बात मैंने आपको बताया कि जो अम्ल होता है वो क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, जो कि आपके क्या होता है कि आपके ग्लूकोज और अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया हुआ है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है। आपको एक बात बता दें कि आपने पढ़ा होगा कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो सदैव 7 होता है, और शुद्ध जल में करंट फ्लो नहीं होता है, विद्युत धारा का वो सुचालक नहीं होता है, जबकि वर्षा का जल विद्युत धारा का क्या होता है, सुचालक होता है। क्योंकि वो क्या होता है, वो आपके अशुद्ध होते हैं। ठीक है ना, शुद्ध जल में विद्युत का चालक नहीं होता है, अशुद्ध जल में विद्युत का चालक होता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ समझिएगा कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि इसमें आयन उपस्थित ही नहीं होते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ गया कि आश्रित जल विद्युत का चालक इसलिए नहीं होते क्योंकि इसमें आयन उपस्थित ही नहीं होते हैं, जबकि वर्षा के जल विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसके आयनों में विघटित लवण की मौजूदगी होता है।
ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि इसमें आयन ही उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है क्योंकि इसमें आयन उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपको दिया गया है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। जल के अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो आपको बता दें कि जब आपका जो अम्ल होगा वो जब सूखा रहता है तो वो आपका उदासीन के जैसा काम करता है, ठीक है ना। और जैसे वो जल के साथ जब क्रिया करता है तो वो आपका कैसा बन जाता है, वो आपका अम्लीय बन जाता है। ठीक है, तो ये बात बोल रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अम्ल से हाइड्रोजन का विघटन केवल जल की उपस्थिति में ही हो सकता है। ठीक, मतलब कि अम्ल का व्यवहार जल की अनुपस्थिति में अम्ल का जैसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जब वो जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोजन विघटित होकर के क्या करता है कि वहां पर जल की उपस्थिति में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आपका अम्ल जो है जल के साथ ही अम्लता का व्यवहार कर पाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि 5 विलयनों A, B, C, D व E जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है, किसको किसको, A को, B को, C को, D को और E को जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः, तो pH का मान क्रमशः क्या होता है, 4 होता है, 1 होता है, 11 होता है, 7 होता है और 9 प्राप्त होता है। कौन सा विलयन इसमें से उदासीन है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक, आप सबसे पहले 4, आपका 4 क्या है, अम्लीय है कि क्षारीय है। तो आपको पता होगा कि 7 से कम, क्या पता है, 7 से कम, 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से कम क्या होता है, अम्ल। ठीक है, 7 उदासीन, 7 क्या होता है, उदासीन। ठीक है, और आपके पास क्या होता है, 7 क्या हो जाएगा, 7 आपके पास उदासीन हो जाएगा। इसके बाद 7 से ज्यादा, 7 से क्या हो जाएगा, 7 से अधिक क्या हो जाता है भाई साहब, मेरे सोना प्यारो बच्चों, 7 से अधिक क्या हो जाएगा, तो 7 से अधिक क्षार होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए 7 से कम, 4 क्या है, 7 से कम है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका अम्ल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, प्रबल अम्ल जिसकी बहुत कम होती है, तो प्रबल अम्ल कितना, 1, जिसका pH मान 1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। उसके बाद दुर्बल क्षार 11 क्या हो जाएगा, 11 आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। 11 आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। प्रबल क्षार कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 9 क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ थोड़ी सी गलत हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। बात यह था कि आपका जितना ज़्यादा pH मान बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो प्रबल होता जाएगा ना। तो आपका 11 क्या है, आपका 11 प्रबल क्षारीय है। क्या है, 11 आपका क्या हो जाएगा भाइयों एवं बहनों, आपका 11 क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, और आपका दुर्बल क्या हो जाएगा, आपका 9 क्या हो जाएगा, 9 आपका दुर्बल हो जाएगा। और जिसका मान 7 होता है वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया था, यही बात आपको समझना था कि 7 से कम जो होगा अम्ल होगा, 7 अधिक होगा क्षार होगा, और 7 के बराबर होगा तो उदासीन होगा। अब कह रहा है कि pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे C को, पहले किसको लिखेंगे, C को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे D को, किसको लिखेंगे, D को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे A को। ठीक है ना, फिर किसको लिखना है, फिर आप देखेंगे 9 तो E को लिखेंगे। ठीक है ना, तो चौथे पे क्या हो जाएगा, चौथे पर E हो जाएगा। फिर किसको लिखना है, फिर आपको B को लिखना है 5वें पर। इसका मतलब आप कैसे करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, पहले C लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर आप D लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, फिर A, फिर क्या लिखेंगे, फिर आप E लिखेंगे,
और फिर आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आप बी लिखेंगे। ए आपके क्या है, ए आपके आरोही क्रम में, मतलब कि सांद्रताओं के बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखा गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको अम्ल और क्षार और लवण के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया और बताया भी है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। और आज आपका ये जो है कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, क्रियाकलाप करना है कि परख नली ए और बी में समान लंबाई की क्या लेना है, मैग्नीशियम की पट्टी लेना है। और इसके बाद बोल रहा है कि परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में क्या एसिटिक अम्ल को डाला जाता है। ठीक है ना, क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल को डाला जाता है, मतलब आपको डालिए, आपको डालना है। ठीक है, इसके बाद किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट क्या होगा, उत्पन्न होगा, मतलब कि किस, मतलब कि परख नली में ज़्यादा तेजी से क्या होगा, आवाज़ आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी बात आपको अच्छे समझना है। आपको पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आपका प्रबल अम्ल होता है, जबकि एसिटिक अम्ल जो होता है वो क्या होता है, आपका दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे है कि परख नली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट का क्या होगा, आवाज आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है, प्रबल अम्ल है। और जब प्रबल अम्ल जब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया किया था, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब HCl किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जब Mg के साथ अभिक्रिया करेगा, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। क्या मैंने ये बात आपको पहले बता रखा था, तो जी हाँ बता रखा था। तो यहाँ पे आपको कौन सा गैस निकल रहा है, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद फट फट की आवाज आती है। ठीक है ना, तो वही बात बोल रहा है कि जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, इसलिए इसमें आवाज़ तेज़ी से आएगी, इसलिए इसमें क्या होगा कि आवाज़ तेज़ी से आएगी। लेकिन जिसमें आपको CH3COOH अम्ल है, जो आपका दुर्बल अम्ल है, इसमें आवाज़ बहुत ही कम आती है। बात समझ में आ गई अच्छे से, कि जहाँ पर आपको HCl रहेगा, जिसमें आपका प्रबल अम्ल रहेगा, वहाँ पर फट फट की आवाज़ अधिक आएगी, और जहाँ पर आपका दुर्बल अम्ल होगा, वहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस मतलब फट फट की आवाज़ बहुत ही कम आती है। तो क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ गए, बेहतरीन तरीके से समझ गए कि नहीं समझ गए। कहने का मतलब ये है कि प्रबल अम्ल में अधिक आवाज़ आएगी दुर्बल अम्ल के अपेक्षा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बेहतरीन लगा होगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद आपको करना क्या है, तो आपको जाते जाते आपको इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने नाना नानी के पास, मामा मामी के पास, नहीं ज़्यादा हो रहा है तो भाभी के पास तो भेज ही सकते हैं। ठीक है ना, तो इतना दूर आप भेजने का इसको काम जरूर करें, और उम्मीद करते हैं कि आप हम लोगों को सपोर्ट बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेशन को लेके आ रहे हैं। और आपको और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ने का अगर इच्छा अगर आपके दिल में प्रकट हो रहा है, तो आप तुरंत क्या करेंगे कि आप जाएंगे कहाँ पर, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद आपको करना क्या है, वहाँ पर इसी नाम से ग्रोथस क्लासेस के नाम से क्या मिलेगा, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उससे आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर लॉगिन करिए, और बेहतरीन बेहतरीन वहाँ पर क्या है, आपको कोर्स मिलने वाला है, और जा करके कोर्स को परचेस कीजिए, और मज़े से आप पढ़ाई को करिए, अपने आप को बूस्ट करिए। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।